पाकिस्तान बना तो मेरे वालिद की उम्र 12 या 13 साल थी। वो गांव के दूसरे बच्चों के साथ जंगल में जानवर चरा रहे थे। शहर से डाकिया आया और उसने सब बच्चों को जमा करके खुशखबरी सुनाई। हमारे देश का नाम बदल गया है। अब हम हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान के शहरी हैं। मेरे वालिद ने हैरत से पूछा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? डाकिये ने बताया, ओ बेवकूफो, हम आजाद हो गए हैं, हमारी गुलामी खत्म हो गई है। मेरे वालिद ने फौरन जज्बाती होकर पूछा, इसका मतलब है अंग्रेज यहां से चले जाएंगे और अब हमारे सारे साहब देसी होंगे? डाकिये ने फौरन हां में सर हिलाया और साइकिल पर बैठकर गांव की तरफ रवाना हो गया। उसने शाम तक 5 देहात में ये खुशखबरी सुनानी थी। ये पाकिस्तान के साथ मेरे वालिद का पहला तारुफ था। मेरे वालिद इंतहाई सेल्फ मेड शख्स हैं। उन्होंने 2 क्लास तक तालीम पाई, गांव की जिंदगी और दुश्मनियां तर्क की, शहर में आकर दुकानदारी से स्टार्ट लिया। 50 बरस तक मुसलसल मेहनत की और लाखों बल्कि करोड़ों रुपए कमाए। वो पूरी जिंदगी सच्चे और पक्के पाकिस्तानी रहे। वो अखबार नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब मैं तीसरी जमात में पढ़ता था तो उन्होंने घर में अखबार लगवाया और मुझे अखबार पढ़ने की लत डाल दी। उन्होंने एक मुंशी रखा हुआ था। ये मुंशी उन्हें रोजाना अखबार पढ़कर सुनाता था। उन्होंने 1971 में टेलीविजन लिया और आज तक पीटीवी का खबरनामा सुनते हैं। 1999 में उन्होंने सेल्फ रिटायरमेंट ले ली। अपना सारा कारोबार बंद किया, अपनी सारी जायदाद फरोख्त कर दी और रकम हम सब बहन भाइयों में तकसीम कर दी और बाकी जिंदगी टेलीविजन के लिए वक्फ कर दी। वो रोज सुबह हुक्का ताज़ा करते और रात गए तक टेलीविजन के सामने बैठे रहते। चुनाचे पाकिस्तान के किस शोबे में क्या हो रहा है, दुनिया के किस मुल्क के सियासी हालात क्या हैं और कौन से रहनुमा ने क्या कहा है, वो सब कुछ जानते। मेरे वालिद ने जिंदगी में सिर्फ 2 बड़े सफर किए। वो एक बार उम्रे पर गए और एक मर्तबा उन्होंने हज किया। पिछले महीने उन्होंने एक अजीब फरमाइश की। उन्होंने फरमाया, मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं। मैंने पूछा, अब्बा जी कहां? उन्होंने फरमाया, मैं आजाद मुल्कों में जाना चाहता हूं। मैं ऐसे मुल्कों, ऐसे शहरों में फिरना चाहता हूं जहां लोग कौल, फेल और सोच में आजाद हों, जहां यूनिफॉर्म वाले हुक्मरान न हों, जहां के सियासतदान की जुबान में ज़मीर बोलता हो और जहां पुलिस एहतजाज करने वालों पर डंडे न बरसाती हो। मैंने हैरत से पूछा, अब्बा जी मैं आपकी बात नहीं समझा। वो बोले, हमारे गांव के डाकिये ने मुझे 13 साल की उम्र में आजादी की खुशखबरी सुनाई थी। मैं उस वक्त घर से निकल आया था। आज मुझे गांव से निकले 60 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे इस मुल्क में कहीं आजादी नहीं मिली। मुझे महसूस होता है पिछले 60 बरसों में सिर्फ मेरे आका बदलते चले आ रहे हैं। 1947 से पहले बरतानिया से कोई लॉर्ड
आ जाता था और 1947 के बाद कोई फील्ड मार्शल या कोई जनरल मेरे ऊपर हुकूमत शुरू कर देता है, मेरा बलात्कार शुरू कर देता है। 1947 से पहले अंग्रेज हमें डंडे मारते थे, हमें सड़कों पर घसीटते और जेलों में फेंकते थे, और आज हमें हमारी अपनी पुलिस मार रही है। मुझे आज महसूस होता है ये मुल्क आजाद नहीं हुआ, चुनाचे मैं मरने से पहले कोई आजाद मुल्क देखना चाहता हूं। तुम खुदा के लिए मुझे कोई आजाद मुल्क दिखा दो। फिर मेरे वालिद के सामने डी चौक का वाकया होता है और बदकिस्मती से वो उसे टीवी पर देख लेते हैं और वो मुझे कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, अब मुझे किसी आजाद मुल्क में जो है वो ले जाएं। मैं फौरन ट्रैवल एजेंसी गया और अपना और अपने वालिद का टिकट खरीद लाया। आप जिस वक्त ये सत्रें पढ़ रहे होंगे, मैं उस वक्त अपने वालिद के साथ पेरिस पहुंच चुका हूंगा। मैंने अपने वालिद से पूछा, आपको पाकिस्तान का कौन सा फौजी हुक्मरान निस्बतन बेहतर लगा? उन्होंने फौरन जवाब दिया, अयूब खान। मैंने वजह पूछी तो वो बोले, अयूब खान को अवाम ने एक बार गाली दी थी और कुत्ता कहा था। उसने उसी वक्त इस्तीफा दिया और घर चला गया, जबकि इसके बाद जो भी फौजी हुक्मरान आया वो पाकिस्तान तोड़कर वापस गया या फिर उसने मरकर जान छोड़ी। वो रुके और दोबारा बोले, जनरल आसिम मुनीर भी नहीं जाएगा। मैंने पूछा, क्यों? वो बोले, क्योंकि ये सदर अयूब खान नहीं है। मेरे वालिद खामोश हो गए, जबकि मैं देर तक सोचता रहा। मैंने जरा सी खामोशी के बाद अब्बा जी से पूछा, क्या जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया? अब्बा जी जरा से मुस्कुराए और बोले, जनरल आसिम मुनीर ने अवाम को गुस्सा और शिद्दत दी है। मौजूदा हालत ने लोगों को हसास और जज्बाती बना दिया है। लोगों ने अपना गुस्सा 8 फरवरी 2024 को अपने अंदर से निकालकर बक्सों में भर दिया था, लेकिन उस गुस्से को चुरा लिया गया, उस गुस्से को बेच दिया गया, जिससे वो गुस्सा और शिद्दत वो अंदर रह गई। अब लोगों में बर्दाश्त नहीं रही, चुनाचे पूरा मुल्क अब एक दूसरे के साथ उलझ और लड़ रहा है। लोग खुदकुशियों और खुदकश हमलों के बारे में सोचते हैं। अब वुज़रा अवाम में नहीं जा सकते। हुकूमत ने अवाम को ये तोहफा दिया है। मेरे वालिद पैकिंग के लिए चले गए और मैं सोचने लगा, अगर मुल्क और कौम के सियासी और समाजी हालात इसी तरह जारी रहे और आज से 10-15 बरस बाद मेरे बच्चों ने भी मुझसे यही मुतालबा कर दिया, अगर उन्होंने भी मुझसे ये कह दिया हमारा दम घुटता है और हम जिंदगी में कोई आजाद और खुद मुख्तार मुल्क देखना चाहते हैं, तो उस वक्त मेरी जज्बाती हालत क्या होगी और मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। आज मैं अपने आप को बुरी तरह एक उदास नस्ल समझ रहा हूं। मैं एक ऐसी उदास नस्ल हूं जो अपने बुजुर्गों को एक पुरसकून मुल्क और अपने बच्चों को एक तरक्की पजीर और मुहज्जब मुआशरा नहीं दे सकी, जिसका मुल्क तो कामयाब है लेकिन खुद वो नाकाम हो चुकी है। आइए
ہم سب اپنی غلطی اور ناکامی تسلیم کر لیں، ہم مان لیں ہم نے اداس نسل بن کر زندہ رہنا ہے اور اپنی طبی عمر پوری کر کے اداسی کے قبرستان میں دفن ہو جانا ہے۔ آئیے ہم تسلیم کر لیں ہم اپنے بزرگوں کو سکھ دے سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے بچوں کو تحفظ۔ ہم ایک ہاری ہوئی قوم ہیں جو ذہنی طور پہ ہار مان چکی ہے، جو شخصی حکومتوں کے اور شخصی بادشاہوں کے زیر نگیں ہے۔ ایکس سروس مین جو سوسائٹی ہے فوجیوں کی، جس کے سربراہ نون لیگ کے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم خان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کو نوبل پرائز ملنا چاہیے، بالکل نوبل پرائز ملنا چاہیے، کیونکہ وہ موساد کی طرح کام کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس منصوبے کے تحت عمران خان کی ایک آنکھ 85% ضائع ہو گئی، اور رات کو عمران خان کی بیوی کو الشفا ہسپتال میں لایا گیا اور اس کی آنکھ کی سرجری کی گئی۔ اس کی آنکھ بھی بہت خراب ہے۔ یہ ایسا کیا کر رہے ہیں میاں بیوی کے ساتھ کہ ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں؟ یہ ایسا کیا کھلا رہے ہیں؟ دنیا کی جیلوں میں، گوانتاناموبے میں کسی کی آنکھیں خراب نہ ہوئی، ابو غریب جیل میں کسی کی آنکھیں خراب نہیں ہوئی۔ ہم نے امریکہ کی جیل میں نہیں سنا کہ کسی کی آنکھیں خراب ہوئی ہوں۔ ہم نے سنا عافیہ صدیقی کو اس کا وکیل ملتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، لیکن جہاں جنرل عاصم منیر کے رجیم نے ایک 73 سالہ شخص کو اپنی بہنوں کے ساتھ نہیں ملنے دیا جاتا، اپنے وکلا کے ساتھ نہیں ملنے دیا جاتا، اور واقعی لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اور اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق نہ صرف جنرل عاصم منیر کے جوتے پالش کیے بلکہ چیری بلاسم اپنے منہ پہ بھی ماری۔ یہ لانتی لوگ اس ملک کے لیفٹیننٹ جنرل تک گئے، لیفٹیننٹ جنرل تک، کیونکہ یہاں پہ سفارشیں ہیں، یہاں پہ سیاسی عہدے ہیں جو ان کو ملتے ہیں۔ ان لانتیوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ آ کر عاصم منیر کو کہہ دے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کو قید رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کو قید رکھا ہوا ہے، یہودی ایجنٹ آپ عمران خان کو کہتے تھے، اور آج کل ان کی ایجنٹی کون کر رہا ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے، لیکن کم از کم اس کو علاج تو کروائیں، کم از کم اس سے لوگوں کو تو ملوائیں۔ نوبل پرائز بالکل بنتا ہے، ڈی چوک پہ نوبل پرائز بنتا ہے۔ دنیا کی 10ویں بڑی پارٹی کو تتر بتر کرنے کا نوبل پرائز بنتا ہے، گولی چلانے پر نوبل پرائز بنتا ہے، اس سے نیچے کوئی پرائز نہیں بنتا، یہی پرائز بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 17 اپریل 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے جمعے کا۔ آپ لوگوں نے جمعہ پڑھا ہوگا، میں نے صبح بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے سجدوں کو تھوڑا طویل کرنا ہے، اور ملک پر جو نحوست چھائی ہوئی ہے، ملک پر جو اندھیروں کا راج ہے، ملک پہ جو بے روزگاری اور مہنگائی کا راج ہے، اس سے آپ نے جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے دعا مانگنی ہے، اور خاص کر جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اس کو اکثر جو ہے وہ آپ لوگ پڑھا کریں۔ تو ہم جو ہے وہ سسٹم کی بات کر رہے تھے کہ ایکس سروس مین جو فوجی ہیں جن کا داؤ لگا ہوا ہے، تو انہوں نے جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو نشان حیدر ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں، اس میں جو سب سے بڑا رینک ہے
وہ मेजर का है, उसके बाद कुछ कैप्टन है, कुछ लोअर रैंक हैं। तो इसमें कोई जनरल क्यों नहीं, यानी किसी जनरल के मुकद्दर में शहादत क्यों नहीं आई, किसी जनरल को निशान हैदर क्यों नहीं मिला? आपने तारीख पढ़ी है ना, गज़वा बदर, गज़वा उहुद। आप जानते होंगे कि जब आमने सामने की लड़ाई होती तो कौन निकलता बाहर? कोई सूबेदार या सिपाही नहीं, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकलते, अली इब्न अबी तालिब बाहर निकलते, कोई भी जंग पाड़ लें वो बाहर निकलते, और जो सरदार होता, जो अलमदार होता, वो आगे होता, वो सारे लश्कर की क़यादत करता, पूरा लश्कर उसके पीछे चलता। मेरी यादाश्त में एक लेफ्टिनेंट जनरल को शहीद किया गया, और वो इतना सुच्चा बंदा था, हाफिज कुरान, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के मरीजों को हाथ लगाता। वो था लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मुश्ताक, आंखों के वो डॉक्टर थे, और मुशर्रफ लानती की पॉलिसियों की वजह से रावलपिंडी सदर में उनको बम धमाके में शहीद किया गया। वरना निशान हैदर जो है वो सरहद पे इंडिया के साथ 65, 48, 71, कारगिल नहीं, ये आपको कहीं पे निशान हैदर नहीं मिलेगा। अब हम कंपेयर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं किसका, यानी ईरान का। पहले हमले में ईरान की सारी क़यादत एलिमिनेट हो जाती है, हत्ता कि अली खामेनेई शहीद हो जाते हैं। इससे पहले 12 दिन जो है ना वो लड़ाई हुई थी। उसके पहले हमले में अली बाकरी, वो चीफ थे, आर्मी चीफ थे, वो पहले हमले में अपनी बेटी के घर गए हुए थे, वो शहीद हो जाते हैं। यहां पे आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जंग से क्या लेना देना, क्या लेना देना इनका जंग से। जंग मुता के लिए लश्कर तैयार करते हैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अलम देते हैं हजरत जैद बिन हारसा के हाथ में, एक गुलाम, ताकि अरबों की वो जो गुरूर है, कौम परस्ती है, उसको जर्ब लगाने के लिए जैद बिन हारसा जर्नैल बनते हैं। अब क्या फरमाते हैं, अगर जैद बिन हारसा शहीद होते हैं, गिरते हैं, तो जाफर तैयार अलम लेंगे। अगर जाफर तैयार गिरते हैं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा अलम लेंगे। अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा गिरते हैं तो बाज किताबों में है कि खुद चुन लो, बाज किताबों में है कि खालिद बिन वलीद का नाम लिया गया था। वो तीनों गिरे, तीनों शहीद हुए। खालिद बिन वलीद ने जंग संभाली। आपको जंग ओद याद होगी। जंग ओद में ऐसा शख्स जिसको इस्लाम से पहले भी शेर कहते थे, और जो शेरों का शिकारी था, जिसके बारे में डॉक्टर इसरार कहते हैं कि अगर वो जिंदा होते तो पहले खलीफा राशिद होते, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो सलातो वस्सलाम। वो ओहद में धोखे से उनको शहीद किया जाता है। आप करबला में देखें क्या होता है अलमदारों के साथ। यहां पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां जंग अब है ही नहीं, यहां कोई दुश्मनी है ही नहीं, यहां मुफाहमत है, यहां फरार है, यहां पे सफारतकारी है, यहां पे मिन्नतें हैं, यहां पे डाकिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रुका ईरान में, ईरान का रुका डोनाल्ड ट्रंप के पास, और नेतन्याहू के साथ किस तरह राब्ते में होंगे, पक्के होंगे, पक्के होंगे। बाजवा के दौर से थे, मुशर्रफ के दौर से थे, वो हमें नहीं पता, वो तारीख बताएगी, वो तारीख बताएगी। यानी जनरल अयूब खान था, जनरल याया था, जनरल जिया था, जनरल मुशर्रफ था, जनरल बाजवा था, जनरल नदीम अंजुम था। तो फिर है से था में कितना फर्क है, यही हम इस्तेमाल करेंगे जनरल आसिम मुनीर के लिए। पर इनके मुकद्दर में शहादत नहीं है, पता नहीं क्यों कि इनको निशान हैदर दिया जाए। कौम का बड़ा दिल है कि इनको भी निशान हैदर दिया जाए,
निशान हैदर, लेकिन ये उधर जाएं तो इन्होंने उधर जाना नहीं है और निशान हैदर मिलना नहीं है। शबाज राना की रिपोर्ट है कि SIFC के दावे वो सारे जमीन बोस हो गए हैं। हम $100 अरब लेकर आएंगे, हम $125 अरब लेकर आएंगे। और IMF ने इसकी वजह बयान की है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही, सरमायाकार पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं। वजह यह है कि अदलिया को खरीद लिया गया है, अदलिया बिकी हुई है, अदलिया व्हाट्सएप पे फैसले देती है। सरमायाकार कहता है कल को हमें मसला कोई पेश आया और हमारा सरमाया डूबा तो अदलिया तो वही फैसला करेगी जो जर्नैल कहेंगे, और जर्नैलों के बिजनेसमैनों के साथ ताल्लुकात है। यानी जर्नैल असल में है ही बिजनेसमैन। यानी ये वर्दी तो जनरल ऑगस्टो पिनोशे की तरह कि ये वर्दी तो रौब है, ये तो खौफ है, ये तो यानी दिखाने के लिए, बाकी तो बिजनेसमैन है। यानी महमूद खान अचकजई, फजलुर रहमान तो उनको अपना बंदा है, अचकजई भी अपना बंदा है, जावेद लतीफ नून लीग का, एक एक सीट पे फौजी अफसरों ने करोड़ों कमाए इलेक्शन में, करोड़ों। इस तरह जो है ना फॉर्म 47, इस तरह जो है ना वो पकड़ के 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ 11 करोड़ 11 करोड़ 11 करोड़, ये फौजी अफसर 19 करोड़ 19 करोड़ 19 करोड़ 19 करोड़ 23 करोड़ 23 करोड़ 23 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 1 50 करोड़ 2 50 करोड़ 3, और ये फॉर्म 47 2 MNA 2 MPA, ये किया कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इलोन मस्क को एक दफा मोहम्मद बिन जैद ने कहा, जो सरबराह है लौलहान शैतानुल अरब UAE वाला, कि तुम मुझे बिजनेस पार्टनर बनाओ इलोन मस्क को। इलोन मस्क ने कहा ठीक है, अगर कल को कोई मामला हो जाता है और UAE में मैं मुकदमा कर देता हूं आप पे, तो अदालत क्या फैसला करेगी। तो मोहम्मद बिन जैद चुप कर गए, बादशाहते हैं वहां जिले सुबहानी। तो इलोन मस्क ने कहा मैं पागल हूं कि आप लोगों के साथ जो है ना वो करूं, पार्टनरशिप करूं। उन्हीं की तरह इन्होंने ये मुतासिर हुए हैं, ये सऊदी अरब की अदालतों से मुतासिर हुए हैं, ये UAE की अदालतों से मुतासिर हुए हैं, और उसी किस्म की अदालतें इन्होंने बनाई हैं, और ये मौलवियों से मुतासिर हुए हैं। अब वो जो पोप हैं, पापा रोम लियो, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया जालिम हुक्मरानों के कब्जे में है। ये पोप लियो कह रहा है, कैथोलिक का, इब्तिसाम मिलाई जहीर नहीं, तायर अशरफी नहीं, तकी उस्मानी नहीं, मुफ्ती मुनीब नहीं, पोप कह रहा है, पोप ट्रंप को जवाब देते हुए, दुनिया जालिम हुक्मरानों के कब्जे में है। ये उसको कहें जो इमाम काबा है, उसको कहें, वो कहे सरतान से जुदा या अगले दिन नौकरी से फारिग, वो नौकर है, सरकारी नौकर है। ये पोप लियो कह रहा है, और वो कह रहा है कि वसाइल की लूट मार हो रही है, वसाइल की लूट मार। वेनेजुएला की मिसाल दी, ईरान की मिसाल दी कि कमजोर मुल्कों के वसाइल लूटे जा रहे हैं। ये पोप लियो कह रहा है। और यहां पे अदलिया आपके सामने है, इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुतासिर होकर अरब ममालिक से, क्योंकि जितनी भी उनकी भैड़ी चीजें हैं उनसे ये मुतासिर हैं, और अदालतें उसी तरह कर दी। शर्मिला फारूकी साहबा क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि सिंध में रहना या कराची में स्पेशली रहना ऐसे महसूस होता है जैसे आप पेरिस में रह रहे हो। बिल्कुल ठीक कहती हैं शर्मिला फारूकी साहबा। जिस तरह आपकी आंखें हैं, जिस तरह आपकी शक्ल है, आप कच्चे के इलाके में रहे तो आप पेरिस में होंगी। 20 गाड़ियां आगे 20 पीछे, खजाना खुला हुआ, लूटमार, आप तो जिधर मर्जी रहे आपके। यानी पाकिस्तान में मकान, रहائش महंगी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, गाड़ी महंगी है,
पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, ये सारी चीजें इनकी फ्री हैं। इनकी तो फ्री है ना, तो पेरिस है। पेरिस आपको कहानी सुनाई, घुटन इतनी घुटन कि सांस लेना महाल है, इतनी घुटन। इस्लाम तो ये नहीं कहता। 1,24,000 पैगंबरों में से आरों में चिर गए, आग में डाल दिए गए। किसी ने अतात की, किसी बदमाश की, किसी जालिम की, किसी फाजिर की, किसी ने हमायत की। अगर बता दें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अतात की, नमरूद की, आग में डालेंगे। जकरिया अलैहिस्सलाम ने की, मूसा ने की, स्लीप पे चढ़ के, किसी ने भी नहीं की। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, जीने मरने की किसको पड़ी। ये आजाद कौमें होती हैं, ये आजाद लोग होते हैं। पैदा होना, बड़ा होना, खावना, हगना, शादी करना, 4-5 बेतुके बच्चे पैदा करना, तो फिर कलमा शहादत, ढंगा 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 ढंगा। वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। कमाल करते हैं पांडे जी, सारे बोलें, सारे चीखें, सिर्फ अपनी गली में निकल आए, सारे सिर्फ अपने मोहल्ले में निकल आए, ना इस्लामाबाद, ना रावलपिंडी, कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि इतना जलील करो ची गुएरा की तरह कि जिंदा रहना नेमत है। ये जिंदा रहना नेमत, क्योंकि जिंदा रह के क्या बटना है? जिंदा रह के क्या करना है? जिंदा रह के क्या करना है? 2 खानदान, तीसरे फौजी, बस मौजो। हर चीज खाती पीती आने, ट्रैक्टर चला रहे हैं हर चीज पे ट्रैक्टर, बीएचएस, मॉल, डांगा, सोटे, सजामा, फांसियां, आंखें खराब कर दो, अंधे कर दो। कसूर हमारी शान में गुस्ताखी, हमारे कपड़े उतार के बीच चौराहे में लटका दिए। हम तो बने हुए थे कि ये पता नहीं चूरन, जब से होश संभाला चूरन, नूरजहान के नग में ए पुत्र हटाते नहीं विक दे। ये तो हर जात विक देन, हर इलेक्शन विक देन, हर ढाबे ते विक देन, हर होटल ते विक देन। हटाते भाई, हड्डियां तो छोटी छोटी होती है ना, गरीबों की, मिस्कीनों की, उत्थे किथे विक लेन इन्होंने, तो डीएचए ते विक देन। सारे तमाशे, सारे चूरन। अभी तक किसी को निशान हैदर नहीं मिला। गरीब ने बाल को लफ्टैन, जब वो निकलेगा लफ्टैन 18.5 साल का, उसको सीधा वजीरिस्तान। अभी उसकी मां और बाप सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे अपने बेटे की यूनिफॉर्म को। वजीरिस्तान, वाना, तिरा, खुद थे सफारतकारियां, खुद डोनाल्ड ट्रंप, इस्लामाबाद 10 दिन के लिए बंद, पर्चे खत्म। सुबह मैसेज आया, पर्चे कैंसल। बेटे जी जीएफ जी। तो पेरिस है भाई, इनके लिए पेरिस है। कसम खुदा की, इनकी ख्वाबों की सरजमीन है, ख्वाबों की सरजमीन है पाकिस्तान, जहां ऐसी कौम, ऐसे हिजड़े, ऐसे खुसरे जो इनको मिले, वरना इनके गिरबानों पे हाथ डालते कि क्या किया 78 साल हमारे साथ। किधर गई हमारी बिजली, किधर गए हमारे वसाइल, किधर गई हमारी सड़कें, किधर गई हमारी सेहत। और इन 2 खानदानों ने कौन सी गिद्दड़ सिंगी दी है तुम लोगों को? इनसे अभी बंदा ये पूछे कि तुम लोगों ने कैद आदम को ज़ियारत क्यों भेजा। इमरान तो आपकी बात है ना, ज़ियारत क्यों भेजा? कौन पूछे? हमने तो जिंदा रहना है। हमारी जो नस्ल है वो पांडा की तरह नायाब है। अगर वो दुनिया से
वो नस्ल कम हो गई तो अगले आने वाले इंसान कैसे देखेंगे कि ये मलक साहब की नस्ल है? क्या बात है, ये चौधरी साहब की नस्ल है, ये न्याजी साहब की नस्ल है, ये और क्या जिन खिच्ची साहब की नस्ल है, ये चद्दर साहब की नस्ल है, ये न्यू साहब की। हमने तो वो नस्ल बचानी है, हमें क्या, हमें तो यानी डंडा से मारनी है तीली तीली। और यार ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है, हाँ ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। वह तिलक मारा, वह थोड़ा जे साइड करके थे एक फुआरा मारा, नाइट्रोजन गैस ना धड़म करके ज्यादती हो रही है। तीले ही मारे, ज्यादती हो रही है, होके नहीं गुड़ गुड़ गुड़, ज्यादती हो रही है। अगले हर शेर लुट के खा गए, ज्यादती हो रही है। ये गई बिजली, ये पिंडी है, पिंडी गई बिजली। आईपीपीज 1 यूनिट के 3 यूनिट के पैसे लेते हैं। 1 यूनिट जो जलाता है 3 यूनिटों के पैसे देता है। सुलेमान शहबाज को, फौजी जर्नैलों को, आईपीपीज वालों को, कोई मर्द निकले बात करे। मेरे साथ 500 बंदे आ जाए, मैं बाहर निकल के बात करता हूं, तुझे घर ना सिंजाए, ये गोली चले तो तुझे ना सिंजाए, ना सिंजाए। इसमें इमरान खान कहां से आ गया कि जी इमरान खान, हमने जी सारे ठेके लिख के उसको दे दिए। फजल रहमान के थे, हाफिज नईम साहब की शुस्ता उर्दू किधर है? शुस्ता उर्दू हाफिज नईम साहब की, वो किधर है? कराची वाले चूहे किधर हैं? एमकेएम की क्यादत की बात कर रहा हूं। हर कोई बैत यजीदी लश्करी मौजा तरक्कियां। एक खातून फोन करती है, कब हमला हुआ था सद्दाम हुसैन इराक पे, याद है? 2000 थे, मुझे पता नहीं है कब हमला हुआ था, उसके पैसे अभी फंसे हुए हैं। मानेंगे? मुझे फोन आया है, मैंने कहा मां जी कमाल करते हैं पांडी जी, वो पैसे वो कुवैत वाले फंसे हुए हैं। बताएं, अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।